नमस्कार, मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आज हम लोग 5 चरण में पहुंच चुके हैं। 5वां चरण हमारा कांग्रेस स्थापना से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है। मतलब हम लोग 160 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 161 से लेकर के और जो 40 प्रश्न, करीब 200 प्रश्न, 200 प्रश्नों तक इसको हम लोग करेंगे। और उसमें बेहतरीन प्रश्न है आज दोस्त, ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछ चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है यहाँ पे 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। दोस्त बताइए। दोस्त, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन, एक प्रमुख कारण जो है वो नरमपंथी और जो गर्मपंथी है, कहीं ना कहीं उद्देश्यों, रणनीतियों और आम जनता को अपने साथ रखने में असफल होने के कारण हुआ था। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति पे फेरबदल करना नहीं चाहते। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भाई अभी जैसे जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ऐसा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, सारे कॉन्सेप्ट रिजिड हो जाते हैं वो, जबकि समय के साथ परिवर्तन क्या जरूरी है। तो नरमपंथी गर्मपंथी में बेसिकली यही मतलब उद्देश्यों को लेकर के, रणनीतियों पर लेकर के। और आपको एक चीज और पता है भाई, इसमें जो आपके नरमपंथी लोग थे ये ज्यादा उग्र नहीं थे, तो इनसे लोग जुड़ना कम पसंद करते थे। तो इस चक्कर में इनका विभाजन भी आपको पता ही है। 1907 में सूरत अधिवेशन 1907 सूरत अधिवेशन हुआ और इसमें जो है विभाजन हो गया। तो कारण बेसिकली सभी थे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कर लिखा था? हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. बेल्सफोर्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न बताइए। अब ऐसे अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहेंगे अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, है ना, एनसीईआरटी में भी कुछ चीजें नहीं दी हुई होती हैं जो पूछा जाता है। तो ये बात जो है, अब लिटन ने तो प्रतिबंध लगाया था प्रेस पर। इसमें जो कहा वो कहा था डब्ल्यू हंटर। इसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, इसकी पुस्तक थी डब्ल्यू हंटर की, द इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान, ये पुस्तक थी डब्ल्यू हंटर की। इसमें इसने कहा था, लिखा था कि ये मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, और इस पर इन्होंने काम भी किया था आगे चल करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। और आप महसूस करिए कितनी दफा पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्त, दो संगठन थे। कौन कौन सा? एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, एचआरए, और एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए। दो संगठन थे। तो देश में दरअसल संगठन किस लिए बनाए गए थे? जो पहला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, यह बेसिकली अक्टूबर 1924 में इसका गठन किया गया था। कब? अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में इसका गठन किया गया था मेरे दोस्त। और इस अक्टूबर 1924 में गठन, ये भी आता है कि भाई हुआ कहां पे था, तो इसका गठन हुआ था कानपुर में। कहां पे हुआ था दोस्त? कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर में हुआ था। और यहीं पर इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी हुई थी। और इसमें जो संस्थापक, कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो सचिंद्र सान्याल, नाम याद रख लीजिएगा, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, सचिंद्र सान्याल प्रमुख लोगों में से थे। उसके बाद एक नाम और आप क्या रखना, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनको भी आप, ये इन्होंने मिल करके जो है स्थापना करी थी एचआरए की।
अब आप सोचेंगे HSR क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1928 में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहां? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह फिरोज शाह कोटला में हुई थी मेरे दोस्त, ठीक है, 1928 में। देखिएगा इसको, 1928 में हुई थी फिरोज शाह कोटला में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा रहा है कि भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, ठीक है। अगर यहीं पे सोशलिस्ट पूछता तब आप कहते हैं आप ये तो जो है 28 में हुई थी, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अगस्त 1905 को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न दोस्त, पर इसका सही जवाब क्या? बंगाल विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर यहां से बनेगा मेरे दोस्त। तो आपको एक चीज पता है कि बंगाल विभाजन का, देखिए बंगाल विभाजन यहां लिखिए आप, सारी चीजें हम आपको इसका डिस्कस कर देना। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन। पहले क्या आता दोस्त? प्रस्ताव आता है। क्या? प्रस्ताव आता है। किस लिए प्रस्ताव आया था? बंगाल के विभाजन के लिए। ये कब आया था? ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1903 को आया था। कब? 3 दिसंबर 1903 को आया था। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भाई साहब, इसकी अब बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो क्यों ना इसको जो है विभाजित किया जाए। इसकी औपचारिक घोषणा, क्या दोस्त? औपचारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा। अगर आपसे पूछे औपचारिक घोषणा, तो कहीं कहीं पर 19 जुलाई दिया रहता है, और कहीं कहीं पर आप कुछ किताबों में देखेंगे तो आपको 20 जुलाई भी दिख जाएगा। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905। मामला क्लियर है? ये औपचारिक घोषणा होती है। और आप औपचारिक घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं जो वास्तव में जो प्रस्फुटित राष्ट्रवाद था वो जागृत होता है, और लोग क्या करते हैं? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन, जो भी आप कर सकते हैं, कब हुआ था दोस्त? 7 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 7 अगस्त को। मामला क्लियर? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। उसके बाद जो औपचारिक घोषणा थी वो प्रभावी कब हुई? प्रभावी भी आपसे पूछता है। प्रभावी हुई, ये हुई 16 अक्टूबर को। कब हुई थी दोस्त? 16 अक्टूबर 1905 को। मामला क्लियर है दोस्त? अब आप यहीं से आगे बढ़ेंगे, फिर आपका 12 दिसंबर 1911 को उसकी घोषणा जो होती है कि भाई इसका विभाजन रद्द किया जाएगा। पूरा कहानी खत्म, राष्ट्रवाद जो चल रहा था सब खत्म। तो भैया बंगाल विभाजन घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त स्वदेशी आंदोलन, 16 अक्टूबर, भाई ये इस दिन प्रभावी हुआ था विभाजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है प्री का। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? भाई करजन वाइली की हत्या किसने करी थी? आपको पता है कि भाई करजन वाइली की हत्या हुई कब थी? करजन वाइली की हत्या हुई थी 1909 में। कब हुई थी? करजन वाइली की हत्या हुई थी, ये हुई थी 1909 में। अब कहीं ना कहीं एक बात है, जो भारत के तत्कालीन युवा थे वो जागृत हो रहे हैं, और सीधे सीधे उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भैया ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है। तो इसी चक्कर में मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वाइली की हत्या करी थी, ठीक है। करजन वाइली की हत्या उन्होंने करी थी। उसके बाद जो है दरअसल ये मदन लाल ढींगरा जो है, ये वाइली जो भारत मंत्री था उसके बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे, और इन्होंने इसको जो है ऐसी तैसी कर दिया, खत्म कर दिया कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। भगत सिंह, आपको पता ही है कि इनको फांसी दी गई थी जो संसद में उन्होंने बम फोड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1909 के आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार बनी थी। स्वाधीनता अधिनियम 1947 के आधार बनी थी। 2011 का प्रश्न है प्री का। देखिए दोस्त, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पहली बात तो ये कि आया कब था, ये आया कब था? अब आप ये बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वही था गवर्नर और भारत सचिव, ये आया था 1919 में। इसी के आधार पर तो जो है सिखों को कहा गया था कि आपको अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जैसे 1909 में, 1909 जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें कहा गया मुसलमानों के लिए भाई आपसे अलग जो है आपके लिए सिस्टम बना देंगे आरक्षण का। वही काम 1919 में किया कि भैया सिखों से कह दिया कि आपके लिए आरक्षण हो जाएगा। पूछा क्या हमसे कि चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट
किसका आधार बनी थी? तो भैया ये आधार बनी थी 1919 के अधिनियम का। इसके बाद ही तो 1935 आएगा, तब 1947 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका 1919 आधार बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड लेट श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्गों के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष थे, एवं थे, जीके गोखले थे, बीजी तिलक थे। 2015 का प्रश्न है, बताइए दोस्त। न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड इस श्रृंखला से जो बताया गया था, तो ये तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने ये बात कही थी कि साहब इसमें जो है गलत है। अब देखिए, दो ऑप्शन तो आप ऐसे काट दिए, गोपाल कृष्ण गोखले और ए होम। भाई ये तो कांग्रेस से संबंधित थे और ये उदारवादी विचार के थे, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं आ सकते थे। एक तो तिलक जी थे इनके खिलाफ और एक घोष जी साहब थे। तो आप देखना कि कौन लिखे, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो आप नहीं होता है एलिमिनेशन मेथड, वो भी आप यूज करिए कि साहब इसमें जो है इसको ऐसे ऐसे करना है। हमारा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है? 168 काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को, सूर्यसेन और उधम सिंह को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न दोस्त, बताइए। काकोरी ट्रेन डकैती, तो भैया काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? पहले तो ये प्रश्न बनता है, काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। काकोरी, इसका नाम अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड से पहले काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हुआ कब था दोस्त? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और आपको पता है 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था, लेकिन इससे पहले जो 1924 में संस्था बनी थी, कौन सी? वही सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जो मिलकर के बनाए थे। कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके द्वारा ही लखनऊ सहारनपुर संभाग के जो ट्रेन जा रही थी उसको 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया था काकोरी नामक स्थान पर। जैसे कभी कभी आपसे पूछ सकता है ट्रेन कौन सी थी, तो वो ट्रेन थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। और जब खजाना इसको लूट लिया गया तो ये भाग गए। और इस कांड में 29 गिरफ्तारियां की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको गोरखपुर में दी गई थी और इनको जो है अयोध्या में दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट आ गया भैया, HSRA। अभी डिस्कस किए तो थोड़ी देर पहले में हम। BR अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो भैया BR अम्बेडकर अछूतों के लिए एक सभा बनाए थे, तो वो उसमें सम्मिलित थे। यहाँ पे क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात चल रही है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं अम्बेडकर जी तो हट गए। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपना संगठन बनाया था 1939 में, फ्री इंडियन लीजन आजाद हिंद सेना 93 में बनाई। उससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में अप्रैल में, जब ये कांग्रेस इस्तीफा देते हैं। जयप्रकाश नारायण कुछ थे, तो इसमें आपका ये भी गलत, ये भी गलत। आपको पता ही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे। और ये कहां पे? फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। और ये बैठक किसके नेतृत्व में? तो आप उसमें नेतृत्व करता थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी थे, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी। और संस्थापक सदस्यों में कौन थे? भैया ये थे भगत सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका नाम परिवर्तित करके जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम परिवर्तित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित पंक्ति को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। किसने कहा था भैया? बिस्मिल ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, आजाद ने। बताइए किसने कहा था दोस्त? भाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस जो एक गजल है, गजल तो लंबी सी थोड़ी सी है, लेकिन इस गजल की जो पंक्ति है ये बेसिकली बिस्मिल अजीम बादी की थी।
बिस्मिल अजीमबादी का वास्तविक नाम जो था वो सैयद शाह मोहम्मद हसन था। 1901 में पटना में जन्म हुआ था इनका। पटना से करीब थोड़ा सा दूर पड़ता है एक स्थान जो है बिनाहा गांव, और यह गजल उन्होंने उर्दू में लिखी थी। और ये गजल यही पूछ सकता है आपसे कि भाई ये छपी कब थी। तो 1922 में जो काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका थी सवाह, काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका, काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका, इसी में छप रहा। काजी अब्दुल गफ्फार की जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था? सबाह। क्या नाम था? बड़ा सा नाम लिखे, सबाह में। कब छपी थी भैया? ये छपी थी 1922 में। ठीक है दोस्त, तो इसी में छपा था। कौन जो ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्या भैया? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, बताइए। अभी तो हम लोग पढ़े ना सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो भैया ये कहे थे कौन? ये कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरदार भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं होता है जैसे हम लोग जब क्रांतिकारी कोई घटना घटती है तो हम लोग नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा था भैया? मैं अपनी गोली से मरूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरने वाला हूं मैं। तो ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो भैया इसमें ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इंकलाब जिंदाबाद देखिए आ ही गया का नारा किसने दिया? इकबाल ने, एम के गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आपको पता है इंकलाब जिंदाबाद भैया भगत सिंह दिए थे। ठीक है, और उसके बाद एम के गांधी कहते करो या मरो, दिल्ली चलो, ये सब नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे? ये कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। भगत सिंह राजगुरु था, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। 2001 का प्रश्न है और कई दफा रिपीट हो चुका है। बताइए भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? आपको एक चीज पता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चलिए यहां से शुरू करते हैं, एक कहानी शुरू करते हैं, आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैक ले चलते हैं 4 साल एगो। आपको पता 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्रांतिकारी घटना अंजाम दिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन को उन्होंने लूटा था। ठीक है, और उसके बाद से उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी दे दी गई थी। उसी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन लाल, ये सब सम्मिलित हैं। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी। तो अब ये संगठन स्थापित हुआ था 1928 में। इसने क्या किया? 8 अप्रैल 1929, क्या दोस्त? 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को क्या करते दोस्त? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। क्या? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं ये लोग। क्या? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। बेसिकली इस बम का कोई ऐसा नहीं था, बहुत कोई गलत उद्देश्य था। भाई केंद्रीय असेंबली में ये लोग बम फेंकते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, इनको भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र के नाम से आप नाम जानते होंगे इसको, नहीं तो लिख लीजिए, लाहौर षड्यंत्र नाम दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था दोस्त। मुकदमा चलाया गया 1930 में, लाहौर षड्यंत्र पर निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसीलिए गांधी जी को कभी कभी कुछ लोग गरियाते भी हैं। अब गांधी जी कितनी गलती थी हमको नहीं पता है। गांधी जी जो है, गांधी में समझौता होता है 1930 में, 1930 में समझौता होता है। उसमें इनके ऊपर चर्चा होती है कि नहीं होती, ये तो भाई अंदर की बात को नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसी चक्कर में जब 31 में समझौता हुआ, समझौते के कुछ ही दिन बाद जो है इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। और संपूर्ण देश में इसके लिए उदासी छा गई 23 मार्च 1931। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में गांधी जी के प्रति जो विचार, जो भाव थे, वो निगेटिव हो गए। अच्छा, इसलिए भी मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं,
मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें गांधी जी की मजबूरी भी थी और गांधी जी की चालाकी भी थी। चालाकी ये थी कि भाई जो नेतृत्व वो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो भगत सिंह थे युवाओं के आइकन के रूप में आ गए थे, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता था वहां भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारे लग जाते थे। तो गांधी जी की महत्ता थोड़ी सी कम हो रही थी। और गांधी जी के विषय में मैंने नहीं कहा है, लेकिन अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि बहुत ही मतलब दूसरे प्रवृत्ति के आदमी थे। धूल अगर धरती से उड़ रही है तो वो मतलब छोड़िए, जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या मतलब है इसको डिस्कस करने का? कभी जब कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हालांकि इसी चक्कर में हमको आप गांधी विरोधी मत कहिएगा, उस टाइम फैक्ट ला करके रख दूंगा ना कि भाई ये देखिए अम्बेडकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था, ठीक है। चलिए, सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगत, आपको पता 8 अप्रैल 1930, 8 माफ करिए 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, यही ना है डेट। षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। इसी चक्कर में 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्या 23 मार्च 1931 में इसी चक्कर में भगत सिंह राजगुरु इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो देखिए उम्र कितनी थी किसकी पूछा है? भगत सिंह की 21 साल, 21 साल थोड़ा ज्यादा, 25 साल, 25 साल थोड़ा ज्यादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है, बताइए दोस्त। भाई इसमें इनकी उम्र कितनी थी आपको पता? 1907 में तो इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1907 में जन्म हुआ था, सितंबर में। अब 1907 में जन्म और 1931 में जो है इनको फांसी, 1931 में फांसी दे दी गई। जोड़ लीजिए, ये करीब जो है 25 7 31, बता दीजिए कितना था भैया? भाई आप जोड़ेंगे 25 25 5 30 37 हो जाएगा ना। और ये करीब 21 साल के आसपास थे, ये 21 साल के आसपास थे। तो भैया 8 अप्रैल 1929 को इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा सोचिए, आज से लड़के 21 साल के जब हो रहे हैं तो इश्क लड़ना शुरू कर रहे हैं। देश के लिए लड़ने की बात नहीं है। अब जैसे मोदी जी की बात कोई करे या कुछ करे, देखिए सरकार कभी किसी की भी रही हो, जो अति करेगा उसके खिलाफ जो है युवा मतलब कह सकते हैं कि वही नेतृत्वकर्ता बनेगा। भाई बुजुर्ग थोड़े जाकर विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। अगर कोई चीज कोई काम गलत हो रहा है तो सरकार का प्रतिरोध करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। देखिए 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा उम्र थी और अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया था इन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अनुशीलन समिति किसके लिए थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूर के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न। बताइए अनुशीलन समिति के बारे में। तो एक चीज तो आपको पता है भाई, अगर बात करेंगे अनुशीलन समिति, न जाने कितनी समितियां थी। और अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी संगठन था, ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें भाई अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो आप जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए चरण में हुई है। जैसे मिदनापुर में जो हुई थी 1902 में हुई थी, ढाका में हुई वो 1906 में हुई, ठीक है। कलकत्ता में भी आपको 2 पार्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे 1902 में सतीश चंद्र बसु करते हैं और 1902 में प्रणब बनर्जी करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें आगे आएंगे और इसमें करेंगे तो ये 1902 में स्थापित संस्था है, ठीक है। जब 1902 में परिंद्र घोष भूपेंद्र स्थापित करते हैं तो इसको आप समझ जाएगा यह एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करी थी? रामानंद सिंह ने, सतीश झा ने, सच्चिदानंद सन्याल ने, विपिन झा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से 2022 का प्रश्न है। बताइए पटना में अनुशीलन समिति अभी डिस्कस हुआ है ना कि पटना वाला क्या है, कैसे है। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना न तो 2 में हुई थी, न 6 में हुई थी, न तो 9 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1913 में। कब हुई थी दोस्त? 1913 में हुई थी, हाँ 13 में। और किसने करी थी दोस्त? तो इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने करी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी कब? सूर्यसेन किसने बनाई थी, कब बनाई थी? ये सारे प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। विधान घोष, जतिन दास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है। बताइए दोस्त चिटगांव शस्त्र छापामारी की घटना, इसमें बहुत मतलब यह कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ी घटना थी।
चटगांव शस्त्र धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन के लिए बताएंगे भी आपको, टेंशन न लीजिए। जैसे आप अभी पढ़ रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और इन्होंने क्या बनाया था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। क्या, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे कौन, आपके सूरसेन। सूरसेन किसको भाई, सूरसेन को किस नाम जानते हैं, मास्टर दा। क्या, मास्टर दा, मास्टर दा के नाम से जानते हैं। मामला क्लियर है। हुआ ये कि भाई इनके जो सदस्य थे, जैसे आनंद सिंह हो गए, अंबिका चक्रवर्ती हो गए, लोकीनाथ हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे। ये लोग 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी थी, और सूरसेन के नेतृत्व में IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर क्या किया था दोस्त, आक्रमण कर दिया था। और 22 मई 1930 को जितने भी सदस्य थे किसके, IRA के, वो और अंग्रेजी सेना के बीच में क्या हुआ, भिड़ंत हुआ, जिसमें करीब संघर्ष में 80 से अधिक सैनिक मारे गए थे, और 20 जो क्रांतिकारी प्रमुख थे ये भी मारे गए थे। तो करीब इनको, जैसे जब संघर्ष हुआ तो ये 16 फरवरी 1933 को, 16 फरवरी 1933 को इनको गिरफ्तार किया गया। क्या, गिरफ्तार हुए, और 1934 में इनको फांसी दे दी गई। तो चटगांव शस्त्रागार जब कभी भी आपके मन में आएगा तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है कि भैया चटगांव शस्त्रागार कब, घटना कब हुई थी, 1930 में हुई थी, और इसमें अंग्रेजों के दांत इसने खट्टे कर दिए थे। 16 फरवरी 1933 को जो मास्टर दा थे, सूरसेन जो थे, जो गिरफ्तार किया जाता है, ये बम भी बनाना जानते थे, ठीक है। और 34 में इनको फांसी दे दी जाती, 12 जनवरी 1934 को। फरवरी में गिरफ्तार, 1 साल बाद फांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 178 क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूरसेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है, बताइए। देखिए दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस की, ये अभी आपको इनकी मुलाकात होगी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। ये मिलेंगे आपसे चंद्रशेखर आजाद जी के आसपास, वो क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी के आसपास। चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका नाम 2 से जुड़ा हुआ था। किससे किससे भाई, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1924 में, सदस्य थे। इन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ये भी इसमें सदस्य थे, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और कहीं ना कहीं आगे चल करके इन्हीं के नेतृत्व में जो है 9 अगस्त 1925 वाला ट्रेन लगाई कांड भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो ये इनके तो मतलब ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत। अब बस ने सूरसेन बोले तो मास्टर दा, इन्हीं के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार धावा कब हुआ था, 1930 में हुआ था। 1930 में धावा हुआ, और इनकी गिरफ्तारी कब हुई, इनकी गिरफ्तारी हुई थी फरवरी 1933 में, फरवरी 1933 में। और फांसी हुई कब, फांसी हुई इनको जनवरी 1934 में। कब हुई थी दोस्त, जनवरी 1934 में। याद रखिएगा, सूरसेन, मास्टरदास, चटगांव शस्त्रागार, अधावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 179, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, महात्मा गांधी की, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। 2005 का प्रश्न, बताइए। निष्क्रिय विरोध है ना, सूरसेन तो बहुत मतलब तगड़ा हम लोग अभी इसमें सुने भाई। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था, तो भैया निष्क्रिय, पहले तो ये सक्रिय विरोध में थे, पहले वो व्यक्ति सक्रिय विरोध में थे, बाद में निष्क्रिय हो गए। कब, जब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लाद दिए गए, उनको गिरफ्तार करके बहुत सारी उनको प्रताड़ना दी गई, उसके बाद वो बिल्कुल साधु सन्यासी हो गए। उसके बाद उन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। और किसने दिया था, इसमें किसने दिया था, अरविंद घोष ने दिया था। कहा, किस पुस्तक में, तो इनकी पुस्तक क्या नाम था, वंदे मातरम। क्या, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बात क्लियर है। वंदे मातरम में इन्होंने जो है इसके विरोध का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करता तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए हमें, ठीक है। अब आती है सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बाद जो कह सकते हैं कि
नेतृत्व करने की बात, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे भाई। जो है अब धीरे धीरे कहीं कहीं क्रांतिकारी उद्गार फैल रहा है, तो अब इसमें आप समझिए कि गदर पार्टी का स्थापित होगी, स्वराज पार्टी आएगी, आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होगी। मतलब ये प्रक्रिया आप कहीं ना कहीं हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। 1996 का प्रश्न है, बताइए कब हुई थी भैया? 1913 19 कब ये हुई थी? तो आपको पता है कि भाई 1913 में हुई थी, और किसके नेतृत्व में? सोहन सिंह के नेतृत्व में। किसके? सोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है दोस्त। सोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। और ये कब कहां हुई थी? ये हुई थी पोलैंड में, पोर्टलैंड में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से इस संस्था की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। इस संस्था ने एक गदर अखबार निकाला था, हमने कहानी आपको कल ही सुना दी थी। और उस गदर अखबार ने इतना नाम किया कि उस चक्कर में इस संगठन का नाम जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था, इसका नाम जो पड़ गया गदर, ठीक है। अब एक बड़े नाम जो थे लाला हरदयाल, ये इसके जो है कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक थे, मनीषी थे, है ना, कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 1913 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1907, 1917, 1920 ये बिल्कुल गलत जवाब है। 1920 में तो बहुत सारी घटनाएं घटी थी भाई, इसमें आप असहयोग आंदोलन ले लीजिए, है ना, और सारी चीजें हुई थी। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन, उसकी भी कहानी अभी आगे आपको सुनाएंगे। गदर क्रांति छिड़ने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। बीपीएससी 1994 का प्रश्न। बताइए भाई गदर क्रांति भाई शुरू होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? आपको पता है भाई, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, हिंदुस्तान लिख लीजिए आप, हिंदुस्तान एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक ईस्ट, पैसिफिक ईस्ट, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक ईस्ट, स्थापना 1913। कौन किया? सोहन सिंह किए, ठीक है, सोहन सिंह किए। और इसी का नाम क्या हुआ जिसने गदर अखबार निकाला? और इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। क्या? गदर पार्टी पड़ गया इसका नाम, गदर पार्टी, ठीक है दोस्त, गदर पार्टी इसका नाम पड़ गया, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से। अब बेसिकली कहीं कह सकते स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था 1907 वाला, वो निष्क्रिय हो गया, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। तो उसके बाद जब ये पार्टी आती है जिसकी स्थापना पोर्टलैंड में हुई थी, आती है, और 1914 में जो है अचानक विश्व युद्ध छिड़ जाता है, 14 सितंबर 1914 को, और ये चलता 18 तक। अब जो अचानक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था, इसमें भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया कि भैया अरे ऐसे कैसे, वो कर सकते तो हम कहां नहीं कर सकते हैं। उस समय यह धारणा चली थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, और उनके लिए मौका था, और इस मौके को कई जगह पर कई तरह के फायदे उठाए भी गए थे। जैसे उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारियों सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया था दोस्त। तो इसका अगर आप देखें, गदर क्रांति छिड़ने का जो बेसिक कारण था वो यही था दोस्त कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, और ये सक्रिय रूप से इसने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 82 गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट अगर आप चक्कर में पड़े हैं तो लीजिए, सुन लीजिए, 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913 में किसने करी थी भैया? सोहन सिंह ने करी थी, सोहन सिंह ने करी थी। किस नाम से? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के नाम से, HAPC के नाम से स्थापित हुआ था। बाद में इसका जो नाम पड़ गया गदर पार्टी। अगर आपसे पूछे भैया इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। क्या? सैन फ्रांसिस्को जो है इसका मुख्यालय था मेरे दोस्त, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। 2003-4 का प्रश्न है, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। किसने कहा था भैया?
तो ये आपको पता है जब 1906 में कांग्रेस और कांग्रेस के नरम दल गरम दल में विभाजन मतलब विभाजन की बात चलती है, साथ विभाजन हो ही जाता है। अब विभाजन जब हो जाता है उसके बाद इनका जो तिलक जी और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ समझौता होता है। क्या? लखनऊ समझौता होता है। और इस लखनऊ समझौते में क्या कहते हैं तिलक जी? तिलक जी कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 84 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह कथन किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। फिर देखिए आगे 97-98 में भाई अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय की, इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई अंग्रेजों की एक एक लाठियां उनके सत्ता की ताबूत में कील साबित होंगी। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो दिल्ली चलो, ये सब नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बात क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 85 नंबर, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास ने, सी राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ शाह ने। बीपीएससी 97-98 का प्रश्न बताइए स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। तो मेरे दोस्त सी राजगोपालचारी, बड़ा नाम, इन्होंने कहा था, ये कह सकते हैं कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु के आसपास ये जो थे भाई, इनकी मान्यता ये थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए ना कि केवल कुलीन और अभिजात वर्ग के हेतु। कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बात थोड़ी सी कही थी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास ने, एमजी रानाडे ने, वीडी सावरकर ने, एस एन बनर्जी ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न बताइए इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा है? तो भैया ये लिखा है वही सी आर दास। किसने? सी आर दास। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपको पता सी आर दास गांधी समझौता कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में हुआ था, जहां पे गांधी जी पहली दफा पहला और एक महात्रिवार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 187 नंबर, क्या भैया? अनहैप्पी इंडिया, बहुत पॉपुलर किताब है ये। पुस्तक के लेखक कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2022 का प्रश्न है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब अनहैप्पी इंडिया। तो भैया आपको पता अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो ये तो भैया लाला लाजपत राय का है। ये है, कई बार पूछा गया है। अगर आप बात करें तिलक जी का, तो तिलक जी का अखबार कौन सा था? केसरी और मराठा। कौन भैया? केसरी और मराठा, याद है ना? केसरी और मराठा इनका अखबार था। अब बताइए एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। क्या भैया? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये इनकी थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 88 निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। 1906 बीपीएससी प्री 2000। अभी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको तुरंत बता देना चाहिए। बताइए आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में क्या आ रहा है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपको पता है कि भाई 1906 में तो विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन किसी प्रकार से दोनों पक्षों में सहयोग सामंजस्य बना करके ये समझौता, ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, जो कि दोनों दल के लोग इनको मानते थे, इसलिए इन्होंने ये अध्यक्षता करी थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नबीब सलीमुल्लाह खां। 1996 का प्रश्न है। बताइए भाई किसने ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना करी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आपको पता है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1906 में। कब होती है? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, दिसंबर 1906 में। इसके सम्मेलन भी होता है। और ये कह सकते हैं कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आगा खान के नेतृत्व में। किसके? आगा खान के नेतृत्व में हुआ था ये। और आगे चल करके यही संगठन जो है, यही संगठन क्या करेगा दोस्त? यही संगठन आप जो भारत है इससे अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करेगा। तो आप देखिए कैसे कैसे, जैसे उसने नहीं कहा था, क्या नाम है, हंटर ने, उसने कहा था ना कि अगर भारत में अंग्रेज सत्ता को आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मुसलमानों को हमेशा खुश रखना पड़ेगा। ये नाम आते हैं, इसके बाद इनको 1906 में गठन होता है, 1909 में ही इनको क्या करते हैं, अलग से आरक्षण दे देते हैं सब। तो भैया देखिए ऐसा है, इसमें अगर आप कभी पूछे तो इसमें आप आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों आ जाए ना, तो आप आगा खां को टिक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
190। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। देख लीजिए, मुसलमान के लिए प्रथा का निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधि देने के लिए, मुसलमानों के लिए मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व के लिए। बीपीएससी प्री 2003-4 का प्रश्न है। तो भैया 1906 में गठन हुआ किसका? मुस्लिम लीग का, इसे कर सकते हैं आप। किसका गठन हुआ था? मुस्लिम, जो मुसलमानों का शिष्टमंडल था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि भाई अलग से इनका संगठन बन गया, और ये जो तत्कालीन गवर्नर था मिंटो, उससे ये शिमला मिलने जाते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा है, अब हमारे लिए अलग से पृथक निर्वाचन की जो है बनाइए, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मन की बात उसको करते हैं, और वो क्या करता है? खुश हो जाता है, ठीक तो बोल रहे हो, हम बिल्कुल दे देंगे, कहा नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। भाई काहे संयुक्त निर्वाचन मांगेंगे? संयुक्त निर्वाचन तो पहले था ही ना, तो ये तो गलती की बात है। हिंदुओं के लिए अधिक काहे मांगेंगे भैया? जब मुसलमान मतलब मुसलमानों के लिए संगठन बना है, तो हिंदू के लिए काहे मांग करेंगे? ठीक है, और ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में से किस अधिनियम में भारत ने पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1883, पिट इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। बताइए, 2020 का प्रश्न है। अरे अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो एक एक करके हम चर्चा, जैसे आपको 1773 आता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना होती है। 83 जो आता है इसमें कहीं ना कहीं 1833 वाला जो आता है, 1833 में जो व्यापार है चीन के साथ, उस पर डिस्कस होता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है ना, इसके द्वारा ही जो है कह सकते हैं कि जब इसमें विवाद होता है तो फिर वारेन हेस्टिंग को जाना पड़ता है पद छोड़ करके, इनके ऊपर अभियोग भी चलाया जाता है। और ये चीजें, ये तीनों गलत है। हुआ कब था? ऑप्शन डी 1909, मार्ले मिंटो एक्ट इसको बोलते हैं। क्या? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट 6 में सोचिए संगठन की स्थापना होती है, 9 में मांग करते हैं, और जो हंटर की बात होती है वो सही हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तिलक जी का, एनी बेसेंट, एन सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट। 1995 का प्रश्न है, बताइए। होम रूल लीग, ये आप कह सकते हैं कि भाई 1916 में शुरू हुआ था, अप्रैल 1916 में। देखिए दो चीज होती है, एक तो अप्रैल 1916 आपसे पूछा जाता है, अप्रैल 1916, और एक पूछता है आपसे सितंबर 1916। क्या? सितंबर 1916 पूछता है। तो अप्रैल में कौन किया था भैया? अप्रैल में किए थे तिलक जी। कौन किए थे? अप्रैल में तिलक जी किए थे, और सितंबर में जो है ये की थी एनी बेसेंट। कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। बेसेंट, एनी बेसेंट करी थी। ठीक है, एनी बेसेंट की थी। बात क्लियर है? तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई सुब्रमण्यम अय्यर भी थे इनके साथ, एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर थे, बांग्ला तिलक थे ही, एनी बेसेंट थी। इसमें जो नहीं थे वो थे टी.एस. अलकाट। क्या थे? टी.एस. अलकाट नहीं थे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 193, किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, 1920 के बंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, 1918 में होम रूल वाला प्रथम एयूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न, बीपीएससी का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए अगर सही बात करें ना, तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, कौन सा? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये कहीं ना कहीं परिणाम था किसका? तिलक और बेसेंट जी का। तिलक और बेसेंट जी का परिणाम था। और इसी में समझौता होता है, किसमें? नरम और गर्म दल में। किसमें होता है? नरम दल, गर्म दल यही मिल जाते हैं दोस्त। ठीक है, अब मिलते हैं, उसके बाद जो है फिर क्या होता है? अब इसी का प्रभाव होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन जाती हैं दोस्त? पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कौन? एनी बेसेंट बनती हैं। कौन? एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट बनती हैं पहली महिला अध्यक्ष। कब बनती है भैया? ये बनती है 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता ही करती हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग कब नियुक्त किया था? 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1896 में। भाई 2008 का प्रश्न बीपीएससी का। बताइए सैडलर आयोग विश्वविद्यालय बेसिकली किससे संबंधित था? तो ये बेसिकली उच्च शिक्षा से संबंधित था। किससे? उच्च शिक्षा। ये विश्वविद्यालय हुआ ये था कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, जिसकी कड़ी निंदा की गई थी।
बाद में उसी की समीक्षा के लिए और विश्वविद्यालय और के कॉलेजों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है फेडरल विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। कब किया था दोस्त? 1917 में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 95 होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों के एक संयुक्त संघर्ष आरंभ हुए। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। देखिए दोस्त, एक चीज तो क्लियर है, यहां पूछ क्या रहा है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक चीज तो पता है भाई, जब जाहिर सी बात है इन्होंने होम रूल लीग बोले तो भाई अपना शासन, स्वयं का शासन। तो इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि आंदोलन के नेतृत्व, ये तो गलत बात हो गई भाई। गांधी जी का इनसे क्या संबंध था? हिंदू मुसलमान संयुक्त, ये भी गलत हो गया। इसने अतिवादियों, ये भी गलत बात हो गई। ये तो भाई यहाँ पे ये हो सकती है, जिसने किया, ऐसा नहीं कि संगठन ने किया है, लेकिन यहाँ पूछे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, तो भैया ये था आपका सेल्फ गवर्नेंस का एक ठोस योजना रखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 96 बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का प्रश्न है, आपको पता दोस्त? स्वदेशी आंदोलन 1907 में हुआ था। ठीक है, तो आपका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को जो है ये आंदोलन हुआ था। 7 अगस्त 1905 को। घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की? 19 जुलाई 1905 को हुई थी। आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को। जो घोषणा थी प्रभावी कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया? 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को ये विभाजन रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली जो दिल्ली थी उसको राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, 1912 में दिल्ली राजधानी बन भी जाती है। हाँ क्लियर है? ये इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज आंदोलन 1942 में, आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1997 नोआ खली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। 1996 का प्रश्न बताइए। नोआ खाली काल में भाई ये कौन सा काल था? आप सोचेंगे ये कौन सा काल आ गया। ठीक है, 97 प्रश्न बताइए। नोआ खाली काल में, तो भैया आपको एक चीज पता है कि जो नोआ खाली काल था उसमें जो इनके सेक्रेटरी थे वो थे प्यारेलाल। ठीक है, और इसमें बात करें कि भाई प्यारेलाल जो है जब वही दांडी मार्च भी हुआ था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नुआ खाली काल में जो महात्मा गांधी सचिव थे वो प्यारेलाल थे। अगर आपसे पूछे कि भाई व्यक्तिगत तौर पर जो चिकित्सक थी, व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी? व्यक्तिगत चिकित्सक इनकी व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थे? चिकित्सक कौन थे भैया? तो ये इनकी स्वयं की सिस्टर थी जो इनकी व्यक्तिगत चिकित्सक थी। क्या नाम था? सुशीला नैयर। क्या नाम था? सुशीला नैयर। सुशीला नैयर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 98 में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, वैयक्तिक। तो भैया देखो एक एक करके हम सब चर्चा करते हैं। अगर हम बात कर भाई, अच्छा ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न ऐसे आता है ना दोस्त, तो एक चीज आप करिएगा भैया, कोई पहला सत्याग्रह एक साथ तो कई कर रहे नहीं, वो एक साथ लो भैया, तुम ये भी लो, तुम वो भी लो, तुम ये करो वो करो, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही काम से होगा। तो पहला सत्याग्रह भैया आप हम डेट लिख दे रहे हैं, जैसे चंपारण हुआ था कब? 1917 में। अभी थोड़ा सा कहानियों सुना देंगे आपको। ये कब हुआ था? 1918 में। बारदोली कब हुआ था? 1928 में। और व्यक्ति कब हुआ था? 1940 में। अब आप इसके बताइए, तो इस कहानी आपको सुना ही देते हैं हम। हुआ यह था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते कहां पे? भारत। और ये जाते हैं कहां पे? गुजरात। गुजरात में वहां अपना आश्रम बनाते हैं। तो उसके बाद इनके पास जो है बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल आते हैं, और ये मिलते हैं कहां पे? लखनऊ में। लखनऊ में इनकी भेंट मुलाकात कब होती? 1917 में। और जब भेंट मुलाकात होती है पूरी परिस्थिति को समझाते हैं,
बेसिकली था कुछ नहीं वहां पे, था यही कि जो नील खेती थी 3/20 वाली, है ना, 3/20 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था, मतलब इसको 3 कठिया प्रथा आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 3 कठिया प्रथा किस पर, 3 कठिया प्रथा, 3 कट्ठा वाली बात थी, 3/20, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे खेती नील करना बेसिकली अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके लिए चंपारण सत्याग्रह था। अब इसमें जो है गांधी जी ने किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह किया, सफल भी हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। फिर उसके बाद बारडोली सत्याग्रह, इसमें सरदार जो है ये उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती, महिलाओं की तरफ से गांधी जी देते हैं। व्यक्ति सत्याग्रह 1940 में हुआ था, है ना, पौना सत्याग्रह के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ठीक है दोस्त, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 198, 199 निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? बढ़िया प्रश्न है। श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2020 का प्रश्न है। जैसे एक बार नहीं यहाँ पीटी में पूछा था इस बार कि गांधी जी लंगोट पहनना कब आरंभ किए थे, तो उसी हिसाब से अगर आपसे पूछ लेगा भाई इनकी व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए ना, सुशीला जी थी। आपसे पूछ ले कि भाई इन्होंने नुआखाली काल में कौन इनके सचिव थे, है ना, तो आपको वो भी जानना पड़ेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भाई अगर ये पूछ ले किस कॉलेज से पढ़े थे, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो देखिए हम क्या करें, चर्चा कर लेते दोस्त। हाई स्कूल की शिक्षा जैसे अगर एक तरफ से बात करें दोस्त, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। कहां पे? पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल जो किया था, पूछा क्या किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई करी थी, तो इन्होंने हाई स्कूल जो किया था वो अल्फ्रेड कॉलेज से किया था। किससे? अल्फ्रेड से, अल्फ्रेड हाई स्कूल से। उसके उपरांत इन्होंने भावनगर में स्थित जो कॉलेज था, क्या नाम था? श्यामल दास आर्ट कॉलेज। श्यामल दास आर्ट कॉलेज से इन्होंने अपना नामांकन करा, जिसके उपरांत जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई करी थी। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि भाई कहां से कॉलेज वाली पढ़ाई हुई थी, तो ये हुआ था श्यामल दास कॉलेज से। बात क्लियर है? और जैसे जो शुरू पढ़ाई थी वो राजकोट में हुई थी, अल्फ्रेड स्कूल से। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हुआ था, इन्होंने लॉ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 200 क्या है? निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। आपको पता चंपारण कब हुआ था? 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, खेड़ा 1918 में, और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, ये घटना थी। कोई नहीं, से 2020 का प्रश्न है, बताइए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। पहला सत्याग्रह कौन सा था मेरे दोस्त? तो पहला सत्याग्रह आपको पता ही है कि भाई अभी हम डिस्कस भी किए थे। पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भाई पहला सत्याग्रह इसमें आपका जो ये इसमें था, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह पहला प्रयोग था। इसमें ही इन्होंने पहले क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था? प्रयोग किया था 1917 में। तो आपको इसको याद रखना है। डेट हम इसलिए लिख देते हैं, जैसे ये पहले हुआ था, उसके बाद आपका ये वाला हुआ था, किसान जो खेड़ा आंदोलन था। तो इसमें कभी मिलाने के लिए आपका जाता है, तो वो सब डिस्कस करेंगे आगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक रहेगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह, इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना गलती दिया है, ऑप्शन बी नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं सही होगा ना, ए वाला हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्त। अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हमने एक एक पहलू पर डिस्कस किया है। तो आप सभी लोग वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो अब भेज दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।